हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आरती और हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एनटीए में लगी यूनिट 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। और जिसमें हम लोगों ने विश्व की भाषाओं को पढ़ लिया था इससे पहले। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं में भी हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषा में एक तो हम देखेंगे संस्कृत में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये हो गई हमारी प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन में हो जाएगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये मध्यकालीन आर्य भाषा है। ये आज हम इन दोनों को ये देखने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां किस तरीके से निकली हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषा से या अपभ्रंश से कहें, अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी कहाँ से निकली है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो ये भारतीय आर्य भाषा है जिसका वैदिक का समय है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर है लौकिक का समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व। अब बात की जाए कि जब वैदिक संस्कृत थी तो लौकिक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वैदिक संस्कृत में हमारे लिखे गए हैं संहिता, संहिता को ही वेद कहते हैं। और ब्राह्मण ब्राह्मण के जो अंतिम अध्याय थे उन्हीं को उपनिषद कहा गया है। तो ये भी हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद को माना जाता है। और इसमें जो वैदिक संस्कृत है उसमें कुल 52 ध्वनियां हैं और जिसमें से स्वर 13 और व्यंजन 39 है। लेकिन कुछ विद्वानों ने जैसे हरदेव बाहरी हैं, इन्होंने 14 माने हैं 13 स्वर की जगह। तो इनके अनुसार हमारी जो टोटल वैदिक ध्वनियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 53। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि हरदेव पहाड़ी के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या क्या है। तो हमें याद रखना है उनके अनुसार 53 है। इसमें 3 लिंग और 3 वचन, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें 8 विभक्तियां थी जिसमें कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संपादन, अपादन। 1 2 3 4 5 6 एक ये है और एक हमारी है संबंध। इसमें रह गई है संबंध। ये है एक विभक्ति और ये अधिकरण। ये एक्चुअली अधिकरण है, अधिकरण नहीं है। वैदिक और फिर के क्यों आवश्यकता हुई हमें वैदिक से लौकिक संस्कृत में आने के लिए। तो सबसे बड़ा रीजन था वैदिक का मानकीकरण नहीं हुआ था, मतलब उसमें व्याकरण वगैरह नहीं थी। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी लौकिक संस्कृत तक आने के लिए। वैदिक संस्कृत को यास्क हैं जो उन्होंने यास्क ने कहा है
जो यास्क है यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना। यास्क ने कहा है, यास्क यास्क कहते हैं इसको, छांदेस। और जो पाणिनि है वो देववाणी। तो वैदिक संस्कृत को यास्क ने छांदेस कहा है और पाणिनि ने देववाणी कहा है। तो ये भी थोड़ा याद रखना है। ये बात हुई। और इसमें अगर अब बात आती है कि लौकिक लौकिक संस्कृत का क्या समय सीमा है, तो लौकिक के 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसमें अस्त्र अध्याय लिखी गई है। जो पाणिनि है उसकी उनकी अस्त्र अध्याय लिखी गई है। और पाणिनि की अस्त्र अध्याय लौकिक संस्कृत में। जब हमसे कोई पूछे कि सिर्फ वैदिक को संस्कृत कहा जाएगा या लौकिक को, तो हम लौकिक को संस्कृत कहते हैं, ना कि वैदिक को। क्योंकि वैदिक का मानकीकरण नहीं हुआ था, उसमें व्याकरण वगैरह नहीं थी। लेकिन लौकिक संस्कृत में आके उसका मानकीकरण किया गया और इसमें ध्वनियाँ भी कम हुई। 52 की जगह यहाँ पे 48 ध्वनियाँ ही बची। वैदिक में गीतात्मक स्वराघात था, बलात्मक स्वराघात था, लौकिक बलाघात था, बलाघात्मक स्वराघात था। तो ये जो उसकी विशेषता थी वैदिक की। तो ये थी हमारी प्राचीन आर्य भाषाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद आती है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का युग, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 है। तो हम इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं कई बार। मध्य इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। हमें ये ध्यान रखना है कि अब ईसा पूर्व नहीं, अब हमारी ईस्वी में बात आने लगी है। पाली को पालने वाली अर्थात बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली। तो कहते हैं कि जो प्राकृत पाली थी, प्रथम प्राकृत, उसमें जो बौद्ध साहित्य जितना भी लिखा गया है वो पाली में लिखा गया है। पंक्ति से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। आचार्य विदुशेखर पाली को बौद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं। इनके अनुसार पाली को बौद्ध प्राकृत, क्योंकि जो जितने भी भगवान ने वचन प्रवचन वगैरह दिए हैं वो सब इसमें सुरक्षित हैं पाली में। अशोक ने अपने पुत्र को पाली के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि अशोक ने काफी प्रचार प्रसार किया था पाली का। विनय पिटक विनय पटक भी पाली में, त्रिपिटक, बौद्ध वचन, ये सब पाली में ही है। और अभिधम पिटक जो धार्मिक ग्रंथ है, ये भगवान के या बौद्ध धर्म के, वो सब पाली में है। पाली के व्याकरण ग्रंथ, पाली में कौन कौन से व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, तो कात्यायन व्याकरण है जिसमें 41 ध्वनियां और स्वर हैं 10, जिसमें जिसमें स्वर 10 है और व्यंजन 33 है। और मोगलान 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 है ये, मोगलान व्याकरण 43 ध्वनियां हैं और जिसमें से 10 स्वर है और 33 व्यंजन है।
तो ये भी हम लोग कई बार देख लेते हैं कि किसने कितनी ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन माने हैं। नहीं, 1 सेकंड ये 1 ये तो टोटल कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा ये तो। 1 सेकंड मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। खाली 41 और 43 ये तो सही है। तो स्वर और व्यंजन में इसका मामला अटक रहा है। हाँ, इसमें इन्होंने 8 स्वर माने हैं। कात्यायन ने गलती से 10 बनाए 8, तो ये 41 ध्वनियां हो जाएंगी। फिर ये 10 मानते हैं, तो इनको इनकी कात्यायन ने कितनी मानी है और मोगलान ने कितनी मान मोलगान मोगलान ने कितनी मानी है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो 41 और 43 ये अलग अलग मानी है। और इसमें मौन का मौन हो जाता है। मौन ये सिंगल वो है, मौन मौन से मौन। प्राकृत में वियोगात्मक भाषा है। प्राकृत अब ये प्राकृत की बात आ गई, जिससे तृतीय अपभ्रंश भी कहा जाता है। और इसकी समय सीमा है एक इस ईस्वी से। ईस्वी आएगा यहाँ 500 ईस्वी। मध्यकालीन के द्वितीय चरण की भाषाई और द्वितीय अपभ्रंश द्वितीय प्राकृत कहलाती है। सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, ये प्रथम प्राकृत कहलाती है, सही है। ये द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन भाषाओं के दूसरे चरण की भाषा है ये, जिसमें जैसे उसमें पाली में बौद्ध धर्म सुरक्षित है, वैसे ही प्राकृत में जैन साहित्य सुरक्षित है। जैसे प्राकृत गाथा या गाहा गाहा कहने से प्राकृत का आभास होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का वो होता है, आभास होता है। ये शुक्ल का रिपुटेशन है। फिर प्राकृत पाली प्रथम चरण, प्राकृत द्वितीय चरण, अपभ्रंश तृतीय चरण। इसमें वर्ण रुचि के व्याकरण ग्रंथ हैं। प्राकृत प्रकाश सिद्ध हेम सप्ताह शासन जो हेमचंद का 12वीं सदी में, ये भी प्राकृत में लिखा हुआ है। प्राकृत के ये 4 भेद बताए हैं प्राकृत का। पहला तो है महाराष्ट्री राजपूताना प्लस मध्य प्रदेश में। फिर पैसाची पैसाची है जो इसे भूत भाषा अफगानिस्तान। सही, ये पता नहीं क्या हो गया है।
और ये अफगानिस्तान भूत भाषा और पंजाब, अफगानिस्तान प्लस पंजाब, ये दोनों वो हैं। फिर मागधी, पूर्वी बोली क्षेत्र है भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी का। और इसी से हमारी हिंदी की बोलियां भी निकली, सौर सैनी से सबसे ज्यादा निकली। इससे 18 बोलियां निकलती हैं हिंदी की। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी है। उफ, कैम्ब्रिज में जरूरत कर देते। हरदेव बहारी ने अर्धमागधी जोड़ा है बाद में। पहले तो ये हम 4 पढ़ते थे, अब हम 5 पढ़ते हैं। अर्धमागधी को हरदेव बहारी ने बाद में जोड़ा है। और इसी से हमारी निकलती हैं हिंदी की बोलियां, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। राजशेखर ने मीठी प्राकृत को मतलब मीठी बोली कहा है। प्रकेणे वे छे छेजे, वहां ये ऐसे टाइप हो गया। काव्य मीमांसा संस्कृत के। और ये सब मतलब प्राकृत में जो जो लिखा है, जय वल्लभ ने बच्चलं लिखा हुआ है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद ने कमल चरित लिखा है। 10 प्राकृत की स्वर ध्वनि वही है जो पाली में थी। संयुक्त व्यंजनों को सरल करने हेतु की प्रक्रिया क्षतिपूर्व है। अब ये आ जाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश है 500 ईसा पूर्व से, सॉरी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और तृतीय अवस्था है प्राकृत। ये प्राकृत की तृतीय अवस्था है। तृतीय प्राकृत भी कहते हैं इसे। व्याहणी और पतंजलि भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहते हैं। दंडी ने से आभीरादि, भरत ने अभिरोक्ति की कहा, भाषा का अभिरोक्ति। और किशोर, ये ध्यान रखना है कि डंडी ने इसे क्या कहा है और किशोरीलाल वाजपेयी ने रणा की भाषा कहा है। शुक्ल ने शुक्ल ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, शुक्ल पहले पहल भल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। ये कोटेशन है शुक्ल की। फिर धनपाल भविष्यत कथा भी इसी में प्रथम ग्रंथ है। या डॉक्टर याकूबी है ये, अलग अलग। याकूबी ने इसका संपादन किया था। अपभ्रंश के वेद, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व से, और इसमें 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और प्राचर। अपभ्रंश को ओकार बहुला भाषा कहा गया है। इसमें क्षति पूरक दीर्घीकरण हुआ है, जैसे कम से काम, धम से धम, ए और औ का अभाव है। अपभ्रंश एक ट वर्ग की भाषा है और न मिलता है ना की जगह। तो ना प्रयोग होकर ना प्रयोग होता है, तो तभी तो कुछ विद्वानों ने इसे रण की भाषा कहा है। अगली क्लास में हम लोग हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे और देखेंगे कि
सोर्स यानी अपभ्रंश वगैरह से कौन-कौन सी कहाँ से मैप के साथ कहाँ से कौन-कौन सी निकलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।